अभी तक आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर बना चुका हूँ, आपने उसको देखा होगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया था, हमने ये जाना कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, लोडिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा। देन उसके बाद मैंने आपको साइकिल बताई थी, किस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन अकर होता है, ठीक है? कि फील्ड करंट ऑन करने के बाद किस तरीके से जनरेटेड वोल्टेज आता है, फिर उसके बाद करंट आता है, देन ∅A आता है एंड ∅A के बीच के रिलेशन को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ये पुराने लेक्चर हम सीख चुके हैं। देन आपको मैंने फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताया कि अगर आर लोड होगा तो किस तरीके से क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, देन इंडक्टिव लोड होगा तो किस तरीके से डीमैग्नेटाइजेशन एंड देन फाइनली कैपेसिटिव लोड होगा तो किस तरीके से मैग्नेटाइजेशन कॉन्सेप्ट होगा फिजिकली। देन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेवफॉर्म के रूप में ये चीज सीखी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर लोडेड कंडीशन होगी तो किस तरीके से हमने देखा था कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा रेजिस्टिव लोड में, देन इंडक्टिव लोड के अंदर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, देन फाइनली कैपेसिटिव लोड के अंदर हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में सीख ली थी। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ, आपको आर्मेचर रिएक्शन बताऊंगा तीसरे तरीके से, यानी कि जो हमारा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो इस बार हम लोग डील करने वाले हैं वो है आर्मेचर रिएक्शन थ्रू फेजर डायग्राम। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन वाया फेजर डायग्राम। ठीक है, वाया फेजर डायग्राम। ओके, तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डील करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। ठीक है, और इसी में हम देखेंगे कि किस तरीके से फेजर डायग्राम से हम लोग सीख सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस होगा कि आपका डीमैग्नेटाइजेशन होगा या मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, अच्छा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर तीनों को मेथड को एनालाइज करा जाए तो सबसे ज्यादा टफेस्ट मेथड है आर्मेचर रिएक्शन को समझने का, वो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन। क्योंकि फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आपको पूरा का पूरा आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, या कह सकते हैं कि आपको पूरा कंडक्टर्स बनाने पड़ेंगे, उनका फ्लक्स बनाना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल, ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ेंगी, तब जाके आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा और आप ये इंटरप्रेट कर पाओगे कि कौन सा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये फिजिकली पता होना जरूरी है क्योंकि मोटर में एक्चुअली ऐसा ही होता है। ठीक, नाउ अगर हम बात करते हैं मोटर या फिर सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बेसिकली मोटर गलत वर्ड लिया मैंने, सिंक्रोनस जनरेटर की अगर बात करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस की, यानी कि अगर हमारे पास इजीएस्ट वे कौन सा है, तो एक मेथड मैंने आपको वेवफॉर्म का बताया था, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज्यादा चीजें बनानी पड़ेंगी। 90 डिग्री का आपको फेज डिफरेंस का पता होना चाहिए, वेवफॉर्म आगे पीछे शिफ्ट करानी आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये जो आज मैं आपको थर्ड मेथड बताऊंगा ये सबसे इजीएस्ट मेथड है पता करने का कि कौन सा इफेक्ट हो रहा होगा एक पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आप जब भी फील्ड करंट होगा तो एक होगा ∅F, ये ∅F होगा फील्ड फ्लक्स। इस फील्ड फ्लक्स की मदद से क्या होगा, एक वोल्टेज आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, और इसी की फेज में आएगा आपका VT, यानी कि ये तो होगा जो जनरेटेड वोल्टेज हुआ, और जो टर्मिनल में मिलेगा वो VT होगा, मैग्नीट्यूड वाइज कम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ई ज्यादा होगा VT से, लेकिन लगभग लगभग सेम फेज में हम लोग लेंगे अगर डेल्टा को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो निगलेक्टिंग डेल्टा, अगर हम लोग डेल्टा को यानी कि लोड एंगल को निगलेक्ट कर देते हैं इन दैट केस। ठीक है, तो ये दोनों सेम फेज में होंगे। देन इसके बाद आएगा करंट, अगर सर्किट क्लोज है यानी कि लोड अप्लाई है तो वहां पे आएगा करंट। ठीक है, अब करंट जो आएगा आर्मेचर करंट, ये तीन पार्ट्स में हो सकता है। एक हो सकता है रेजिस्टिव IA रेजिस्टिव करंट, ठीक है, एक हो सकता है IA इंडक्टिव करंट, और एक हो सकता है आपका IA कैपेसिटिव करंट। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में ये तीन केस पॉसिबल है। अगर IAR की बात करें, रेजिस्टिव करंट की बात करूं, तो ये सिंपल सी क्या होगा, ये क्या होगा, सेम फेज में होगा, सेम फेज। ठीक है, सेम फेज विद वोल्टेज, यानी वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री लैगिंग होगा। ठीक है, और देन फाइनली क्या होगा, ये क्या होगा, 90 डिग्री आपका लीडिंग होगा। ठीक है, तो ये तीन आपके पास पॉसिबल केस सिनारियो हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। नाउ इन सब के बाद हमारा आता है, इन सब के जब प्रोसेस हो जाएगा देन हम पहुंचेंगे ∅A यानी कि आर्मेचर फ्लक्स पे। दिस वन इज द आर्मेचर फ्लक्स, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, और ये जो आर्मेचर फ्लक्स होगा, ये इसकी खास बात क्या होती है, ये आपका सेम फेज में होता है IA के, यानी कि ये IA के साथ सेम फेज में होगा, सेम फेज। ओके, तो ये तीन चीजें आपको, ये जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे ∅F से फेजर डायग्राम की, और एंड करेंगे ∅A पे जाके। देन हम देखेंगे कि ∅A और ∅F के बीच में क्या है। ठीक है, तो तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक बार केस होगा कि ∅F और ∅A अगर 90 डिग्री पर है, यानी कि दिस वन इज द ∅F, और अगर ∅A हमारा 90 डिग्री पर होगा तो दिस वन इज द क्रॉस इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपका क्या होता है, अगर आपका ∅F है और ∅A इस तरीके से आ जाते हैं, यानी कि 180 डिग्री फेज अपार्ट, तो दिस टाइप ऑफ केसेस डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा। वहीं पे अगर क्या होगा, एक और पॉसिबल केस हो सकता है कि ∅F भी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ∅A आ जाए, तो ये जो पर्टिकुलर केस होगा ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा। क्लियर हो गया, तो ये पूरा एक तरीके का प्रोसेस है जो मैं इस लेक्चर में फॉलो करूंगा। ठीक है, आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा।
अगर तुम्हें ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेजर डायग्राम, इसके लिए अगर बेसिक की बात करें और डिटेल में फेजर डायग्राम की, तो मैंने ट्रांसफार्मर का जो फेजर डायग्राम बताया था उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम समझ में आ गया है तो आप इसके लिए आप बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, अगर कंपेयर करें ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम को और इसके अल्टरनेटर के फेजर डायग्राम को, तो अल्टरनेटर का फेजर डायग्राम बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हमें दो साइड नहीं डील करनी होती, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी साइड डील नहीं करनी है। हमें सिंपली क्या करना है, हमारे पास ई और वी होंगे जो कि बहुत ईजी कर देते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो अभी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा खुद भी कैसे हो रहा है ये, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं केस ले लेता हूं, तो फर्स्ट केस हम लेंगे रेजिस्टिव लोड का, ठीक है। तो हम ले लेते हैं रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड, अब देखो रेजिस्टिव लोड के साथ एक खास बात होती है, और वो आप लोग जानते हो बेसिक्स के ऊपर, कि अगर हम रेजिस्टिव लोड जब भी मैं लूंगा, तो उस केस में जो आई आर्मेचर करंट होगा और वीटी जो होगा, ये क्या होंगे, ये तुम्हारे तुम्हारे क्या सेम फेज में होंगे, सेम फेज, ठीक है। ये इनकी सबसे खास बात होती है। तो ये दोनों क्योंकि सेम फेज में होंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो रेजिस्टिव लोड के साथ में बनाऊंगा रिफरेंस। देखो, अगर पुराना लेक्चर, ये देखो यहाँ पे पुराना पार्ट, यानी जस्ट अभी मैं डिस्कस करा था, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फील्ड फ्लक्स से, ठीक है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में मैंने शुरू करा था फाई से, वैसे यहाँ पे फील्ड फ्लक्स से शुरू करूंगा। तो रेफरेंस में ले लूंगा फील्ड फ्लक्स को, ठीक है। तो रेफरेंस ले लेते हैं। तो अगर मैं बना लेता हूं, तो दिस वन इज द रेफरेंस, ये ले लिया मैंने, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, ठीक है। दिस वन इज द फाई है, तो फील्ड फ्लक्स को मैंने रेफरेंस ले लिया। देन अब मैं जानता हूं कि ईएमएफ जो ई होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डी फाई बाई डी टी के, और हम जानते हैं कि डी जब भी डिफरेंशिएट करोगे, अगर फाई तुम्हारा क्या है, फाई आपका साइन ओमेगा टी में है, फाई एम साइन ओमेगा टी है, फाई एम साइन ओमेगा टी, तो ई जो आएगा वो क्या आएगा, ई एम कॉस ओमेगा टी आएगा, यानी कि कॉस ओमेगा टी। और इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ, ई एम साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, 90 का फेज डिफरेंस होगा, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, यानी कि 90 डिग्री लैग करेगा, यानी कि वो वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज जो जिस फ्लक्स से इंड्यूस होगा उससे 90 डिग्री लैग करेगा। ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में मैंने बता चुका हूँ ये अल्टरनेटर के। तो 90 डिग्री लैग करता बना देते हैं। तो दिस वन इज द ई, ये तुम्हारा ई आ गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये फाई एफ हो गया फील्ड फ्लक्स, इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ ई आ गया, ठीक। अब देखो, जिस डायरेक्शन में ई होगा उसी डायरेक्शन में वीटी होगा, क्योंकि यहाँ पे V और E एक दूसरे के सपोर्ट में है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो अल्टरनेटर जितना भी वोल्टेज टर्मिनल पे बनाएगा, यानी कि अगर बात करूं अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर के अंदर इंड्यूस होने वाला वोल्टेज E है, और जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलने वाला है वो V है, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके का यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं है। जब मैं आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा, आपको याद होगा मैंने डीसी मशीन में बताया था, जब जनरेटर हम लोग डील कर रहे थे, तो उस केस में जनरेट होने वाला वोल्टेज और टर्मिनल मिलने वाला वोल्टेज सेम फेज में थे। लेकिन जब मैंने मोटर डील करी थी, तो वहां पे आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बैक ईएमएफ। तो बिल्कुल वैसे ही जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर डील करेंगे, तो ई जो जनरेटेड वोल्टेज है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ई बी, यानी कि बैक ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन दैट केस क्या होगा, वोल्टेज टर्मिनल का वोल्टेज, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज, ये जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी सप्लाई हो जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। और जो जनरेटेड वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि सिमिलर टू डीसी मशीन, ठीक है। बिल्कुल डीसी मशीन की तरह यहाँ पे होगा। और तब हम लोग ये दोनों आउट ऑफ फेज लेंगे। लेकिन अभी जनरेटर है, तो जनरेट होने वाला वोल्टेज ईजी और वीटी दोनों क्या है, सेम फेज में होंगे, ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, एकदम क्लियर करके चलते हैं। तो दिस वन इज द वीटी एंड ई बना दिया मैंने। अब बात करते हैं लोड की। तो अब हमने क्या करा भैया, लोड कौन सा लगाया, हमने रेजिस्टिव लोड लगाया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टिव लोड आपके सामने। तो रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, वीटी और आईए क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो वीटी जिस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा आईए। तो दिस वन इज द आईए, ये हो गया तुम्हारा आईए, ठीक है। अब आईए और फाइए की बात कर लें। अब ये तो हमेशा सेम फेज में रहते हैं, यानी कि करंट जिससे जो फ्लक्स जिस करंट से बनता है, ये दोनों दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होते हैं। ये बात भी आप लोग जानते हो, सेम फेज, ठीक है। तो ये हमेशा ही सेम फेज में होते हैं। तो इसलिए ये अगर आईए है, तो इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में तुम्हारा फाइए भी आएगा। यानी कि अगर हम बात करें फाइए की, तो दिस वन इज द फाइए, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइए हो गया, ठीक। मैंने इसको थोड़ा सा अलग इसलिए बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गेचर पेचर हो रही थी, तो थोड़ा सा डिस करके आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ अब देखो, अगर इन पर्टिकुलर केस को देखो, फाई एफ और फाई ए को, आर्मेचर रिएक्शन किसके बीच में होता है, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के बीच में। नाउ फील्ड फ्लक्स की बात कर लें, तो वो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे है, और आर्मेचर फ्लक्स क्या है, माइनस का वाई एक्सिस है, यानी कि ये हो गया फाई ए। तो ये देखो, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, यानी कि क्वाड्रेचर अपार्ट है, क्वाड्रेचर अपार्ट, क्वाड्रेचर के फेज डिफरेंस पे हैं। तो आपको याद होगा, जब भी इस तरीके का सिनारियो होता है, तो वहां पे कौन सा इफेक्ट होता है, वहां पे होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा। आईओ भी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ओके। अब ये हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखना, रेजिस्टिव लोड को कभी कभी क्या होता है कि अलग तरीके से भी पूछ लिया जाता है। जैसे डायरेक्ट हमसे हो सकता है कभी कभी रेजिस्टिव लोड ना पूछा जाए, इसकी जगह एक नाम इसका और होता है रेजिस्टिव लोड का। इसको हम कहते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यूनिटी पावर फैक्टर लोड,
ठीक है। तो कभी-कभी पेपर में आपको घुमाने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टिव लोड की जगह यूनिटी पावर फैक्टर लोड पूछ देते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर क्या मतलब हुआ भाई, रेजिस्टेंस जब रेजिस्टिव लोड होता है तो V और I के बीच का एंगल कितना होता है, एंगल तुम्हारा यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, और cos 0 ये कितना होता है, cos 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर भी लोड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, आई होप भी समझ में आ गई होगी। तो दिस वन इज द यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ठीक, ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी रेजिस्टिव लोड की, यानी कि आपकी हमने कौन सा लिया है, सॉरी, इंडक्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड। ओके, इसमें मैंने आपको बताया था इसका नाम, अगर आपको याद होगा रिमाइंड करो जल्दी से, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, उससे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्योरली इंडक्टिव लोड को हम लोग क्या कहते हैं, प्योरली इंडक्टिव मतलब केवल एल लगा हुआ है, तो केवल एल अगर लगा होगा तो इसको हम कहेंगे जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। ये क्यों कहते हैं, ये ऑलरेडी पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ, नहीं है तो वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हो। तो अगर प्योरली इंडक्टिव लोड कभी कभी लिखा होगा, कभी कभी लिखा होगा जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। ठीक है, तो वहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस वन इज योर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। अब इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं जैसा हमने पीछे बनाया था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, तो दिस वन इज द फाई एफ फील्ड फ्लक्स। इससे इंड्यूस होने वाला ईएमएफ आएगा, तो ये हम बना लेते हैं 90 डिग्री लैग करता हुआ ईएमएफ ई आ गया। सेम फेज में वीटी आएगा, क्योंकि भाई टर्मिनल वोल्टेज भी ई के कारण ही आ रहा है, तो ये दोनों सेम फेज में हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये सब फेज वोल्टेज फेज वैल्यू ले रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि अल्टरनेटर की जितनी भी एनालिसिस हम लोग करेंगे वो सिंगल फेज के लिए करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 फेज हो जाएगा। अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लाइन वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 3 फेज 3 लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज ये सब हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग सिंपली फेज वोल्टेज सिंगल फेज को डील कर रहे हैं। हर बार जितना भी अल्टरनेटर मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंगल फेज में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर फेज के साथ खेलेंगे। चलिए, तो यहां तक आ गया, ये आ गया, ये हो गया वीटी, ये दोनों सेम फेज में होंगे। नाउ अब बात आती करंट की, तो भाई अगर केवल प्योरली इंडक्टर लगा हुआ है तो ऐसे केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट जो इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, जिसमें करंट 90 डिग्री लैग करता है। तो यानी कि अब जो करंट फ्लो करेगा वो 90 डिग्री और लैग कर जाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री लैग करता हुआ करंट बना देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बता रखा है, आप कोई चीज लैग कर रही लीड कर रही तो क्या होगा, अगर कोई चीज लैग कर रही तो उसे क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे छोड़ते चले जाओगे। और पता कैसे चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करोगे तो जो चीज सबसे आगे होती है वो लीड कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे कि ये आपने बनाया आर वाई बी, हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन लीड कर रहा है ये कैसे पता करेंगे, तो सिंपली देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो, ये रेस की डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में सब दौड़ रहे हैं, आर वाई बी तीनों एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आगे कौन दौड़ रहा है, तो आर दौड़ रहा है सबसे ज्यादा, उसके बाद उसके पीछे वाई चल रहा है। अगर मैं आर वाई कंपेयर करूं और आर बी को कंपेयर करूं तो देखो आर सबसे आगे, उसके बहुत पीछे है बी, यानी 240 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी तरीके से रेस की अगर बात करें, सबसे पहले फाई एफ है, इससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है ई, और इससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है आई ए। ठीक है, दिस वन इज योर आई ए। ओके, तो यहां से अगर पता करना हो कभी भी तुम्हें, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब मूव करके देखोगे तो पता चल जाएगा कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। समझ में आ गई। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये वाला डायग्राम बना के उसको याद कर सकते हो। जैसे मुझे कभी भी लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सिंपली आर वाई बी बनाता हूँ, और यहाँ से एक ये यूनिवर्सल डायग्राम है जिससे आप इजिली निकाल सकते हो आप कॉन्सेप्ट की कौन लेड और लीड कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव करना है चेक करने के लिए, और उसके बाद आप अपना डायग्राम जो है इससे कंपेयर कर लो। क्लियर, तो ये हो गया, तो ये 90 डिग्री और लैग कर गया, यानी कि क्लियर हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री पीछे हो गया। और ओके, ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं फाइए की। तो फाइए की खास बात क्या होती है भाई, फाइए तो होता है सेम फेज में होता है आइए के, तो दिस वन इज योर फाइए, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा फाई ए। ओके, तो ये तुम्हारा फाई आ गया। अब फाई और फाई एफ क्या है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फाई ए और फाई एफ। तो यानी कि आपका अगर डायरेक्शन बना लें तो ये हो गया फाई ए और दिस वन इज योर फाई एफ। अब क्योंकि एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे यानी कि अगर आप इंडक्टिव लोड लगा देते हो तो तुम्हारा जो अल्टरनेटर है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखो कितना आसान है इसको निकालना, तुरंत ही आप निकाल सकते हो। अगर सिंपल आपको फेजर के रूल्स पता है तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट है वो कैसा है। ठीक है, तो इजिली आप निकाल सकते हो। नाउ थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस अगर हम बात कर लेते हैं, इस केस में बात करेंगे प्योरली कैपेसिटिव लोड, प्योरली कैपेसिटिव लोड। ओके, प्योरली कैपेसिटिव लोड यानी कि प्योर कैपेसिटर लगाया है, यानी कि आइडियल कैपेसिटर आपने लगाया हुआ, आइडियल कैपेसिटर। पिछले केस में आइडियल इंडक्टर लगाया था, इस केस में आइडियल कैपेसिटर लगाया है। आपको पता होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा कि जो कैपेसिटर होता है उसका जो अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सर्किट, तो उसके अंदर पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है,
और इंडक्टर की अगर बात करते हैं प्रैक्टिकल इंडक्टर की, उसको हम लोग चोक कॉइल भी कहते हैं। तो वहां पे आपको याद होगा कि सीरीज में एक रेजिस्टर जुड़ता है, ठीक है, ताकि उसमें, क्योंकि प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्योर कैपेसिटिव लोड, और इसको मैं दूसरे नाम से जल्दी से बताओ, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका प्योर जब भी आ जाएगा तो प्योर के लिए हम लोग क्या, क्योंकि कैपेसिटर है यानी कि क्या है आपका रिएक्टिव पावर एलिमेंट है, तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इसका एक और नाम होता है जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, इसका नाम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का लोड है। ओके, नाउ अब इसको बना लेते हैं। तो अगर हमारे पास जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का लोड है, सेम बनाएंगे। सेम सबसे पहले आ जाएगा फाई एफ, ये हो गया तुम्हारा फील्ड फ्लक्स, इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ बनेगा वोल्टेज ई, इसी के सेम फेज में आ जाएगा वीटी। अब ई और वीटी आ गए, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। नाउ अब जो करंट आएगा वो क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नाउ 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या है, देखो लैग करने का था तो हम यहाँ बना दिए, लीड करने का होगा तो आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि इसी डायरेक्शन में। तो दिस वन इज द आई ए, ये तुम्हारा आई ए हो गया, और इसी की डायरेक्शन में हो जाएगा फाई ए, तो यानी कि इसी सेम डायरेक्शन में मैं बना दूंगा, ये आई ए है और इसी डायरेक्शन में आ जाएगा आपका फाई ए। ओके, नाउ अब फाई ए और फाई एफ को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई फाई ए भी इधर की तरफ है यानी कि आर्मेचर फ्लक्स, और फाई एफ भी इधर की तरफ है, यानी कि दोनों के दोनों क्या सेम फेज में है, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ऐसे केस में जब दोनों फ्लक्स सेम ही डायरेक्शन में होंगे तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन में। तो दिस वन इज द मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ओके, तो ये जो तुम्हारा इफेक्ट होगा ये कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, आईओ भी समझ में आ गया। देखो कितनी इजीली आप बता सकते हो फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करके कि जो भी आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, नाउ एक इंटरेस्टिंग केस की तरफ चलते हैं। ये सारे सारे के सारे केस, यानी कि ये प्योरली रेजिस्टिव केस, प्योरली इंडक्टिव केस एंड फाइनली प्योरली कैपेसिटिव केस, ये सारे के सारे कहते हैं आइडियल थे, यानी कि लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल केसेस के बारे में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केसेस की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास प्रैक्टिकल क्या होगा, आर एल लोड दिया होगा, इस नाम से भी इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। ये कौन सा हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल केस। ओके, प्रैक्टिकल सिनारियो की बात कर रहा हूँ, आर एल लोड मिलेगा। ठीक है, और इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, इसको हम कहते हैं 0.7 पावर फैक्टर लैगिंग केस, 0.7 पावर फैक्टर लैगिंग। ओके, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0.7 बहुत कॉमन होता है, मतलब मोस्टली जीरो आर एल लोड जो होते हैं वो 0.7 पावर फैक्टर के होते हैं, तो इसीलिए 0.7 पावर फैक्टर लैगिंग लोड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। नाउ अब इस केस का अगर फेजर डायग्राम बनाते हैं तो इसका क्या मतलब, अच्छा देखो पहले इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो थीटा है ना वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, बल्कि लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो तुम्हारा करंट लैग करेगा वोल्टेज से वो 90 और 0 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर हम निकालें तो अगर cos थीटा इक्वल टू 0.7 है, ठीक है, तो थीटा कितना होगा निकाल सकते हो यहाँ से। सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में 0.7 जो है कॉस इनवर्स ले लेना है। ठीक है, मैं करके बताता हूँ आपको यहाँ पे कितना होगा। 0.7 का कॉस इनवर्स आपका आएगा 45 डिग्री, यानी कि अप्रॉक्स 45 डिग्री का आया, यानी कि ये कितना है 45 डिग्री की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, तो यानी कि थीटा जो है जो करंट है वो 45 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से। ठीक, तो अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। जो भी तुम्हें यहाँ पे दे रखा है आप सिंपली उसका क्या करो, कॉस थीटा इक्वल टू 0.7 रखो। अगर यहाँ 0.8 दे रखा होता तो भी आप कॉस थीटा इक्वल टू 0.8 रखते और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8 रख के वैल्यू निकाल सकते। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर फेजर डायग्राम बात करें तो ये हो गया तुम्हारा फाई एफ, ये हो गया फील्ड फ्लक्स, इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ बनेगा वोल्टेज, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी में वीटी आ जाएगा सेम फेज में। अब करंट बनाना है तो करंट के लिए मैं पेन दूसरे कलर का ले लेता हूँ आपके लिए। ओके, ठीक, अब देखो करंट जो होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री लैग करना है, तो दिस वन इज द 45 डिग्री। ओके, तो दिस वन इज ये तुम्हारा क्या होगा, ये हो गया आई ए, आर्मेचर करंट हो गया, जो कि कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री पे लैग कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था लैग करने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज शिफ्ट करना है, और लीड करने का मतलब क्या होता है, आपको आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख सकते हो ओवरऑल कि किस तरीके से कौन लैग और कौन लीड कर रहा है। ठीक है, इसे अब तक प्रैक्टिस से आपको आ गया होगा। ओके, तो इसको हमने 45 डिग्री लैग करवा दिया। नाउ अब सेम डायरेक्शन में फ्लक्स होगा तो फ्लक्स की भी डायरेक्शन बना लेते हैं। तो फ्लक्स की भी यही डायरेक्शन होगी, दिस वन इज द फाई ए, तो ये भी तुम्हारी फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई। अब अगर आप बात करते हैं फाई ए को, बहुत ध्यान से समझना है इस केस को। अगर मैं फाई ए को बात करूं तो फाई ए जो है इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, इसको मैं बना देता हूँ दिस वन, ये हो गया कंपोनेंट, इसको मैं कह सकता हूँ फाई ए साइन थीटा। ठीक है, फाई ए साइन थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कौन सा हो जाएगा, फाई ए कॉस थीटा। ओके, क्योंकि ये थीटा है, थीटा कितना 45 डिग्री है ना, ये क्या है, थीटा है आपका। ओके,
थीटा 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका करंट जो है वो 90 डिग्री लैग नहीं कर रहा है वोल्टेज से और बीच में लटका हुआ है 90 और 0 के, तो ऐसे केस में कुछ मिड में लाइन आएगी 90 और 0 के, ठीक है, और उसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। तो ये दो कंपोनेंट आ गए। नाउ अब बड़े ध्यान से देखो, अब हमें अब आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट पता करना है। तो देखो अगर इन दो कंपोनेंट को देखें यानी कि इसको, तो देखो यहाँ पे आया तुम्हारा, बहुत ध्यान से समझना, फाई ए साइन थीटा ये कंपोनेंट आ गया और दिस वन यहाँ पे इस डायरेक्शन में फाई एफ। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री फेज अपार्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा इफेक्ट होगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा। ओके, तो यानी कि इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या करेगा, ये कंपोनेंट आपका डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्रिएट करेगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। वहीं पे अगर इन दोनों कंपोनेंट को देखें फाई एफ, तो देखो ये हो गया तुम्हारा फाई एफ और ये आया आपका फाई ए कॉस थीटा। ओके, तो ये कौन सा है, सिंपली सी ये क्वाड में है यानी कि 90 डिग्री पे है, तो आपको जानते हो कौन सा इफेक्ट होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये फाई ए कॉस थीटा है, ये क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये इफेक्ट क्रिएट करेगा तुम्हारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ओके, ठीक, तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो अगर तुमने आरएल लोड लिया, यानी कि प्रैक्टिकल इंडक्टर ले लिया, अगर मार्केट से खरीद लिया, जो कि प्योर, जो कि मतलब मैक्सिमम केसेस में प्रैक्टिकली होगा, तो ऐसे केस में अगर तुम अल्टरनेटर पे नॉर्मली जो लोड लगाए जाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल घर के लोड होते हैं, तो ये दो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे। और एक बात ध्यान रखना, आपको अगर डीसी जनरेटर का आर्मेचर रिएक्शन याद हो, वहां पे भी डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता था, पर उसका डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और यहाँ का डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट अलग है। ये मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा कि कैसा अंतर होता है आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन का और अल्टरनेटर का। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पे जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा है वो इंडक्टिव लोड के कारण हो रहा है, और वहां जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट था वो सैचुरेशन के कारण था। यहाँ पे मैंने सैचुरेशन का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पे जो भी आर्मेचर रिएक्शन है वो ड्यू टू इंडक्टिव लोड के कारण है, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंडक्टिव लोड के कारण हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं, अगर मैं एक और एंगल से तुम्हें इसको पर्सपेक्टिव से इसे दिखाऊं, उसको भी देख सकते हो। भाई इसके अंदर क्या आर और एल है, ठीक है। तो आर जो है वो क्या करेगा, वो तुम्हारा कौन सा कराएगा, एक मिनट वेट, आर आपको कौन सा कराएगा, ये तुम्हारा कराएगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। एल, एल क्या कराएगा, प्योर एल होता तो ये क्या कराता, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि आर एल है तो इसीलिए क्रॉस और डीमैग्नेटाइजेशन, थोड़ा थोड़ा क्रॉस होगा, थोड़ा थोड़ा डीमैग्नेटाइजेशन होगा। क्लियर हो रहा है। क्योंकि आर एल का मिक्सचर है तो इसीलिए जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो भी दोनों का मिक्सचर होगा, यानी कि वो भी क्रॉस और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट का मिक्सचर होगा। क्लियर हो गया। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें मैंने किसी भी तरीके का डाउट नहीं छोड़ा है, बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट केस चलते हैं, एक और प्रैक्टिकल केस देखते हैं। अब की हम केस देखेंगे प्रैक्टिकल कैपेसिटर का केस, यानी कौन सा ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं आरसी, यानी कि ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल कैपेसिटर का केस ले रहे हैं, ठीक है। इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, तो हाँ इसका एक नाम और होता है 0.7 पावर फैक्टर लीडिंग। ओके, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी पेपर में डायरेक्टली आ जाता है 0.75 लीडिंग, ठीक है। तो सिंपल से आपको करना क्या है भाई, सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया 0.75 लीडिंग है, तो कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस थीटा इक्वल टू हुआ 0.7। यहाँ पे थीटा क्या हुआ, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.7, और ये कितनी वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकल गई 45 डिग्री। यानी कि जो आपकी जो लीड करेगा करंट, यानी कि आई क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आई लीड करेगा वीटी को बाई 45 डिग्री, बाई 45 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बेसिक आपको यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। नाउ अब इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फ्लक्स को, तो मान लेते हैं दिस वन इज द, एक मिनट वेट, कलर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं इस बार, दिस वन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सेम फाई एफ, ये हो गया फील्ड फ्लक्स, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ आएगा वोल्टेज, इसी के सेम फेज में आएगा वीटी। नाउ अब हमें बनाना है करंट। अब करंट क्या है हमारा, 45 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। तो 45 डिग्री लीड करता हुआ करंट बना लो भैया। तो 45 डिग्री लीड करता हुआ, तो दिस वन इज द आई ए। अब देखो ये आया तुम्हारा आई ए, ठीक है। आई ए कितना है, यहाँ पे कितना है थीटा, और ये थीटा कितना है आपको 45 डिग्री, यानी वीटी से 45 डिग्री का लीड कर रहा है। देखो लैग कर रहा था पिछले केस में, तुम्हें याद होगा, तो मैंने इधर की तरफ बनाया था, ये वाला एंगल बनाया था, ठीक है। 45 डिग्री लीड लैग करता हुआ, तो ये लैगिंग हो गया, और ये कौन सा, ये लीडिंग हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, ये हमारा इंडक्टिव लोड का था इसलिए यहाँ से हटा देते हैं, और ये है मेन हमारा कैपेसिटिव लोड का, ठीक है। नाउ अब देखो ये हो गया आइए, अब फाई क्या होगा, तो इधर की डायरेक्शन में फाई होगा भाई, ये आ गया तुम्हारा फाई, ठीक है। फाई भी सेम डायरेक्शन में होगा। अब मैंने जैसे बताया था, जैसे हमने इंडक्टिव लोड में करा था, इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। ओके, तो इसको दो कंपोनेंट में अगर तोड़ोगे तो दो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा इधर वाला ये,
ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा phi a cos थीटा, क्लियर। और एक ये कंपोनेंट आ जाएगा, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा phi a sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो phi a sin थीटा और phi a को अगर तुम देखते हो तो ये सेम फेज में है, और सेम फेज में है तो ऐसे केस में क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो phi a sin थीटा ये कौन सा इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये करेगा तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जो तुम्हारा phi a cos थीटा है ये क्या करेगा, ये सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है 90 डिग्री पर है इससे phi f से, तो ये क्या करेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को क्रिएट करेगा। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। और अगर इसे दूसरे एंगल से देखें, जैसे वहां हमने सीखा था, तो आर है, आर क्या करेगा, क्रॉस इफेक्ट करेगा। अगर प्योर आर होता, वहीं पे अगर प्योर सी होता तो वो क्या करता, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट करता। और क्योंकि हमने दोनों ले रखे हैं इसलिए आर्मेचर रिएक्शन भी मिक्सचर होगा क्रॉस प्लस मैग्नेटाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ सकते हो, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये तीसरा तरीका था आर्मेचर रिएक्शन को सीखने का, जिसको मैंने कवर किया है। इससे ज्यादा डिटेल आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। 3 तरीके से मैंने आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर में कैसे हो रही वो आपको बताई। पहला मैंने बताया था आपको फिजिकली सिग्निफिकेंस है, देन आपको मैंने यहाँ पे वेवफॉर्म से, एंड लास्ट में आपको फेजर डायग्राम से। सबसे इजीएस्ट मेथड वैसे ये है आपका फेजर डायग्राम। इससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और इजीली निकाल सकते हो कि इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है।